हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर अत्यधिक स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम 2023 बोर्ड, कहने का मतलब है कि जब आप 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो स्टूडेंट्स वहां पर जितने भी आपके 16 फरवरी को जितने भी पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जितने भी प्रश्न आपके पेपर में 16 फरवरी को पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आज की इस क्लास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप लोग हिंदी की जो क्लासें होती है वो अलग अलग वीडियो में देखते हो, ठीक है। कहीं उस वीडियो में आपने एक हिंदी की क्लास देख ली, कहीं उस वीडियो में आपने एक हिंदी की क्लास देख ली, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट क्लास। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने 70 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर आपके 70 नंबर कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि आज की इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो मेरा यही एक आप लोगों से इच्छा है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आज की इस क्लास में हम किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आपके पेपर में सबसे पहले जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तो वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको आज की इस क्लास में दिए जाएंगे। फिर हम बात करेंगे आपके पेपर में, देखिए 6 नंबर का एक गद्यांश पूछा जाएगा, 6 नंबर का आपके पेपर में गद्यांश पूछा जाएगा। फिर आपके पेपर में एक 6 नंबर का पद्यांश भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पेपर में देखिए 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, फिर आपके पेपर में 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा। इन दोनों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे आपके पेपर में। फिर देखिए कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आपके पेपर में पूछा जाएगा। फिर आपके पेपर में लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा। फिर अगर हम बात कर लें कि संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद, अब आप लोग इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपको हिंदी में आपको संस्कृत में एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, आप लोगों को क्या करना है, उसका आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत यानी कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे एक निबंध भी पूछा जाएगा, ठीक है। इन सारे के सारे टॉपिकों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और हम आपको निबंध भी बताएंगे कि आपको पेपर में कौन सा निबंध याद करके जाना है। फिर हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करके जाना है। फिर हम बताएंगे कि किस कवि का आप लोगों को जीवन परिचय याद करके जाना है। फिर हम बताएंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण पद्यांश है और वो कौन सा ऐसा पद्यांश जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे गद्यांश, कौन सा ऐसा गद्यांश जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि 20 इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए आपके 6, 6, 12, ठीक है, 12, 5, 17 और 17, 3, 20, 2, 22 है ना। तो देखिए 22 और 9, 31, 31, 5, 36 नंबर वो आपके देखिए यही कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो 36 नंबर आपके ये देखिए कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आज की इस और 36 और प्लस 36 और ये 20 नंबर और जोड़ लीजिए, आपके 56 नंबर हो गए, ठीक है। 56 नंबर हो गए। फिर हम और आगे अगर बात कर लेते हैं, फिर देखिए 14 नंबर आपके यहाँ से देखिए पूछे जाएंगे, ठीक है। रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है, समास, तद्भव, तत्सम, संधि। तो इन सारे के सारे टॉपिकों के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज की इस क्लास में हमने क्या किया है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों का वर्णन किया है, ठीक है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि आज की इस क्लास को आप लोग क्या करें, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग टाइम में हो जाएगी, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको ही फायदा होगा। क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा लंबी है, वीडियो इसलिए लंबी बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जा सके, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब अब चलिए हम सबसे पहले अगर लाएँ महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात करें, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए। तो चलिए सबसे पहले अगर अब आप लोगों को पेपर में कौन कौन से ऐसे गद्यांश हैं, गद्यांश आप लोगों को पेपर में कौन कौन से ऐसे गद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके पेपर में, जैसे अगर हम बात कर लें कि महत्वपूर्ण गद्यांश, तो आपको कौन सा ऐसा गद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक है। अब देखिए कुसंग का ज्वर, सबसे पहला देखिए गद्यांश कौन सा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये देखिए गद्यांश जो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार किया है तो जल्दी जल्दी से इसको तैयार कर लें, ठीक है। याद भी करके जाएं जरूर, जितनी भी हम टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को बताएं सारे के सारे टॉपिकों को जब आप लोग पेपर देने जाए तो उनको जरूर टॉपिकों को याद करके चले जाना। फिर हम अगर बात कर लेते हैं कि जब एक बार मनुष्य, अब ये देखिए जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है, ठीक है, तो इसको समझिएगा, ये भी तैयार करके जाना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है तो इसको आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। अब देखिए छोटे से बच्चों आप लोग जाना जल्दी जल्दी से देख लेना, ठीक है। आप देखिए और आगे बात कर लेते हैं। फिर देखिए ये देखिए गद्यांश है, इस गद्यांश को और तैयार कर लेना, ठीक है। इस गद्यांश को और तैयार कर लेना कि भिन्न भिन्न धर्मों फिर देखिए अंत में दिया जाएगा देखने में आएगी, ठीक है। संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या आप लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पर बात कर लेते कि आज विज्ञान मनुष्यों को नियंत्रित भी, ठीक है, इसको भी तैयार करके जाना है, ठीक है। अब देखिए इसको भी तैयार करके जाना है, ठीक है। देखिए बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए कि आज विज्ञान मनुष्यों को नियंत्रित भी, ठीक है, इसको भी तैयार करके जाना है। फिर हम बात करते हैं कि कितना जीवन बरस पड़ा है, ठीक है, कितना जीवन बरस पड़ा है और नाम नहीं लेती, ठीक है, इसको भी याद करके जाना। फिर हम बात करेंगे, फिर देखिए छठा नंबर दिया है कि पहले पहाड़ काटकर हो उठे। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये 6 महत्वपूर्ण गद्यांशों को तैयार कर लेना, ठीक है। तो इन 6 महत्वपूर्ण गद्यांशों में से आपको एक गद्यांश मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट पद्यांश आप लोगों को कौन कौन से पद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट पद्यांश के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पद्यांश जो आप लोगों को जरूर पेपर में तैयार करके जाना है। अब ये देखिए वो इम्पोर्टेंट पद्यांश हैं जो आप लोगों को पेपर में जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। 101% मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ से जरूर प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग क्या करें कि इस क्लास को जितना हो सके शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहला देखिए, पहला जो आपको दिया है, पहला देखिए पहला क्या दिया, पहला पद्यांश क्या दिया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, और लास्ट में दिया है तेही पाई। तो आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाना, ठीक है, याद कर लेना। और देखिए बात करते हैं, अब देखिए नंबर 2 पर आता है दूसरा पद्यांश देख लेते हैं कि ओधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, और अंत में दिया है जदु तात, ठीक है। तो इनको जरूर तैयार करके जाना, ये आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मेरी यही गारंटी है कि आपको सिर्फ यहीं से ही सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 दिया है कि ओधो मन ना भय 10-20, ये भी देखिए काफ़ी बार पूछा गया है कि नहीं जगदीश। तो इसको भी आप लोगों को तैयार करके जाना है पेपर में। देखिए ओधो मन ना भय 10-20, फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नहीं जगदीश, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। फिर हम बात कर लेते हैं नंबर 4। देखिए नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस और कंजकली, तो इसको भी तैयार करके जाना जल्दी जल्दी से। आप लोग नोट भी करते चलिए, ठीक है, नोट भी करते चलिएगा। और देखिए नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राखी की ढेरी, और अंत में दिया है ज्वालासी। तो इनको जरूर तैयार करिए जाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पद्यांश है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी हम बता रहे हैं, ठीक है, आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि सच्चा प्रेम वही है, फिर अंत में दिया है कि होती है विकसित, ठीक है। तो होती है विकसित, इनको जरूर तैयार करके जाना। फिर हम अगर और आगे बात कर लेते हैं कि शीश जटा, ठीक है, शीश जटा उर रावरे को है, शीश जटा उर रावरे को। देखिए ये देखिए इंपॉर्टेंट पद्यांश। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए अब अगर हम बात कर लेते कि अब हम देखिए किन किन प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की कि आपके पेपर में जो इंपॉर्टेंट पद्यांश कौन से पूछे जाएंगे और आपके पेपर में गद्यांश कौन से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 6 नंबर मिलाकर आपका टोटल स्कोर हो गया 12 नंबर, ठीक है। अब 12 नंबर हो गए और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए आपका 12 नंबर हो गया। फिर देखिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कवियों का जीवन परिचय, कि अब आप लोगों को कवियों में किसका जीवन परिचय याद करके जाना है और अब आप लोगों को लेखक में किसका जीवन परिचय याद करके जाना है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग कवि और लेखक का जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर 5-5 नंबर मिलाकर आपको यहाँ पर टोटल आपको 10 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर ये आपके हो गए, ठीक है, मेरी बात को समझिए, 10 नंबर ये आपके हो गए। और फिर अगर हम और आगे बात कर लें 10 नंबर ये हो गए और 12 नंबर ये, ठीक है। तो 10 + 12 बराबर आपके नंबर हो जाएंगे, कितना होता है, ठीक है, 22 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 22 नंबर हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को लेखक में किसका जीवन परिचय तैयार करके जाना है, ठीक है। तो देखिए ये लेखक में इंपॉर्टेंट कुछ जीवन परिचय हैं जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, पेपर में तैयार करके जाना है। कुछ ये इंपॉर्टेंट लेखकों के जीवन परिचय। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे आपका लेखक में, अब देखिए लेखक में कौन कौन आते हैं, जैसे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। फिर हम बात कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद ये 2 ऐसे लेखक हैं, ठीक है, ये 2 ऐसे लेखक हैं जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। यहीं से
सिर्फ इन दोनों में से ही कहीं ना कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पूछ लिया जाता है, कभी जयशंकर प्रसाद आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लोग क्या करें, दोनों के दोनों जीवनों परिचयों को याद करके चले जाना पेपर में, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर का आता है जीवन परिचय आपके पेपर में, ठीक है। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, फिर आपसे 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो कवि के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कवि में किसका जीवन परिचय तैयार करके जाना। तो देखिए सबसे पहला जीवन परिचय दिया है कि सूरदास, फिर यहाँ पर नंबर 2 ऑप्शन दिया है कि तुलसीदास, फिर यहाँ पर दिया है बिहारी लाल, ठीक है। तो बिहारी लाल आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों के तीनों जीवनों परिचयों को याद कर लेना, ठीक है। इन तीनों को याद कर लेना, तीनों में से आप लोगों को एक जीवन परिचय आप लोगों को मिल जाएगा पेपर में। तो आप लोगों को क्या करना है कि इन तीनों के तीनों जीवनों परिचयों को याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए कवि और लेखक का जीवन परिचय जो होगा ये आपके से पेपर में 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा। टोटल स्कोर आपका कितना हुआ, टोटल स्कोर आपका हुआ 22 स्कोर हुआ, ठीक है। और अगर हम आगे बात कर लेते हैं, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देखिए बात कर लें कि संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद, ये पेपर में कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो ये जो है आपके पेपर में स्टूडेंट्स, ये जो है आपके पेपर में कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा कि संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश हिंदी में अनुवाद करने के लिए कौन कौन से ऐसे गद्यांश जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक है। पेपर में आप लोगों को तैयार करके जाना है और वहीं पर आपको इसमें से एक ना एक गद्यांश आप लोगों को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 22 और स्कोर +5 बराबर हो गया 27। अगर आप लोग इन गद्यांशों को अगर आप लोग तैयार कर ले जाते हैं, ठीक है, ये जो मैंने गद्यांश दिए हैं, ये जो मैंने इतने गद्यांश दिए हैं, आप लोग अगर इन गद्यांशों को तैयार करके कर ले जाते हैं तो यहाँ तक कि आपके 27 नंबर हो जाएंगे। फिर हम आपको निबंध भी बताएंगे, ठीक है, निबंध बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा निबंध तैयार करके जाना है पेपर में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो संस्कृत गद्यांश का हिंदी में किस तरह से अनुवाद करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, देखिए इयम नगरी और अंत में दिया डैश डैश करके दिया परिपल्लति, ठीक है। तो इसको तैयार करके चले जाना। ये हो सकता है ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा। देखिए 2013, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, तो मेरी एक हो सकता है यही प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कहीं पर भी मिस मत करो, ठीक है। और देखिए और आगे बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर पर आपको ये तैयार कर लेना है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है। फिर अंत में दिया है कारिता, ठीक है। तो कारिता दिया, ये भी देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक आप लोगों को ये देखिए ये 5 मैंने कुल आपके सामने मैंने यहाँ पर 5 गद्यांशों को लिखा है, ठीक है। 5 गद्यांशों में से आपको एक गद्यांश मेरी गारंटी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग उसमें से एक गद्यांश जब आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, 5 के 5 गद्यांशों को एक बार देख लेना है, ठीक है, देख लेना है। और आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को 5 के 5 गद्यांश याद भी हो सकते हैं, कई छात्रों को याद हैं और कई छात्रों को नहीं याद होंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ कमजोर छात्र हैं उन लोगों के लिए भी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम और आगे बात कर लें, देखिए वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, ठीक है, प्रशंति, इसको भी तैयार कर लेना, जो कि 2014, 16, 18, 19, 20, 21 हर साल ये देखिए प्रश्न पूछा गया है। फिर देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि एकदा बहवा, ठीक है। तो एकदा बहवा चा अस्ति, ठीक है, एकदा बहवा चा अस्ति। फिर देखिए नंबर 5 दिया है कि अस्माकम संस्कृति दृढ़ता चेती, ठीक है। तो ये देखिए संस्कृत के जो ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट क्या है हिंदी में अनुवाद है। तो संस्कृत के कुछ हिंदी में अनुवाद है इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को तैयार करके जाना है। तो आप लोग क्या करते चलिए साथ ही साथ में हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आप लोगों के पास बने रहेंगे ये प्रश्न, और आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक दोबारा से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से देख सकते हैं, आप लोगों को दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब आप लोगों को पेपर में ऐसा कौन सा निबंध है जो आप लोगों को निबंध है ऐसा कौन सा तैयार करके जाना है पेपर में, ठीक है। तो अब हम निबंध के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को पेपर में कौन सा ऐसा निबंध है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम किन किन प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। हमने आपको बताया कि कौन सा ऐसा आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है। तो आप लोगों को महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार करके जाना है जो हमने आपको बता दिए हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश भी हम आपको बता चुके हैं।
कवियों का जीवन परिचय भी बता चुके हैं, लेखक का जीवन परिचय भी बता चुके हैं, और संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जो आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि पेपर में आपको कौन सा ऐसा निबंध है, निबंध कौन सा आप लोगों को तैयार करके जाना है। ठीक है, जो आपके पेपर में सिर्फ पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कौन सा ऐसा निबंध है जो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है, पेपर में आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना। तो चलिए हम आपके सामने लाते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट निबंध। ठीक है, तो देखिए निबंधों को हम यहाँ पर देखिए लेकर आ गए। तो आप लोगों को क्या करना है कि इन निबंधों को सही से देख लेना। ठीक है, इनकी जो हेडिंग है, हेडिंगों को सही से देख लेना। देखिए इनकी हेडिंग क्या क्या कह रही है। ठीक है, अगर आप लोग इनकी हेडिंगों को ही याद करके ले जाते हैं और इनकी हेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं तो 9 में से 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर का आपके पेपर में ये निबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम आपके कितने नंबर कंप्लीट करवा चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम आपके नंबरों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 6 6 12 और 12 5 17, 3 20 2 22। ठीक है, 22 5 27। ठीक है, तो 27 और 3 30 6 36 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, 36 नंबर कंप्लीट हो गए आपके स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 36 नंबर जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को 20 इंपॉर्टेंट आपके हम वो बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं अभी आपके 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न भी आपके सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न भी आपके हम अभी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ पर थे हम आपको बता रहे थे कि आप लोगों को कौन सा ऐसा निबंध है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है पेपर में। तो सबसे पहले अगर हम निबंध की बात कर लेते हैं, निबंध लेखन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट देखिए देखा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका निबंध है वो कौन सा निबंध है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, तो प्रदूषण की समस्या और समाधान आप लोगों को क्या करना है कि इसको जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है, तो प्रदूषण की समस्या और समाधान। अब देखिए ये जो प्रश्न है हमसे, अब देखिए अगर हमसे कह दे कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, या फिर अगर हमसे कह दे कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, या फिर हमसे कह दे प्रदूषण की समस्या, इन तीनों में से अगर हमसे कोई भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या कह दे, या फिर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य कह दे, या फिर प्रदूषण की समस्या कह दे। ठीक है, तीनों की एक ही बात है। ठीक है, आप लोग भ्रमित मत होना, पेपर में तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक ही तरह से आंसर देना है। अब देखिए दूसरा देखिए जो आपका सेकंड है। ठीक है, सेकंड जो आपका निबंध है, सेकंड ए से आपको लोगों को कौन सा तैयार करना है। तो सेकंड निबंध आप लोगों को कौन सा तैयार करके जाना है, छात्र और अनुशासन। देखिए बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो छात्र और अनुशासन, अनुशासन का महत्व बहुत ही ये जो निबंध है बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस निबंध को तैयार करके चले जाना है। फिर देखिए नंबर 3 तीसरा निबंध देखिए क्या है, और नंबर 4 कुल टोटल आप लोगों को 4 निबंध हमने आज की इस क्लास में बताए। 4 में से अगर आप लोग स्टूडेंट्स चारों निबंधों को अगर आप लोग तैयार करके ले जाते हैं तो आप लोगों को एक निबंध आप लोगों को जरूर इन चारों में से एक निबंध आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, पेपर में। तो देखिए नंबर 3 निबंध जो कह रहा है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो विज्ञान वरदान या अभिशाप। फिर देखिए नंबर 4 के बारे में बात करें कि स्वदेश प्रेम। ठीक है, स्वदेश प्रेम और देश प्रेम। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ पर देखिए 36 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम लाते हैं स्क्रीन पर आपके कौन से प्रश्न। तो अब हम स्क्रीन पर लाएंगे, आप लोगों को हल कराएंगे इसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्क्रीन पर ला रहे हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप लोग इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 36 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर 20 नंबर हम आपके यहाँ पर देखिए और कंप्लीट करवाने वाले हैं तो इसका मतलब आपके 56 नंबर हो जाएंगे। तो ठीक है, इसीलिए आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए आप देखिए अब हम लाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। अब आपको यहाँ पर 20 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए 20 नंबर जो हैं हम आपके वो कंप्लीट करवाने वाले हैं। जिस तरह से हमने वहाँ पर बात की है कि आपके 56 नंबर आपके देखिए कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से पूरा का पूरा देख लेते हैं तो आपके 20 नंबर का आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला देखिए मेरा प्रश्न क्या कह रहा है कि शुक्ल युग। ठीक है, तो शुक्ल युग की कला विधि कितनी है। ठीक है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो शुक्ल युग की कला विधि कितनी है आपके पेपर में पूछा जाएगा। देखिए नंबर का ऑप्शन दिया है 1850 से 1900 तक। फिर नंबर का ऑप्शन दिया है कि 1900 से 1920 तक। और नंबर का ऑप्शन क्या दिया 1919 से 1938 तक। ठीक है, 1919 से 1938 तक। और नंबर का ऑप्शन क्या दिया 1938 से 1947 तक। तो देखिए इसमें ये आंसर जो है इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1919 से 1938 तक।
फिर हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे हम उन पर टिक भी लगवाते चलेंगे, ठीक है। आप लोगों से कह देंगे कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए ये भी देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला जो प्रश्न है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। ये भी तो स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे आप लोग क्या करिए, आंसर को लिखते चलिए, ठीक है। और एक भी प्रश्न को मिस मत करना, ठीक है, पूरा का पूरा देखना। अब देखिए प्रश्न नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र। देखिए उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? नंबर का ऑप्शन दिया आपका प्रेमचंद्र और नंबर का ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा ही आपके सही हो जाएंगे, तो आप लोग इनको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लिखने का समय ना मिले तो हम थोड़ा आराम आराम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग इन प्रश्नों को लिख सकें, ठीक है, ताकि आप लोग इन प्रश्नों को लिख सकें। देखिए अब देखिए ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। देखिए कोई एक कथन सही है, उसको हमें पहचान कर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर ले, जैसे कि नंबर का ऑप्शन देखिए मेरा क्या कह रहा है, नंबर का ऑप्शन मेरा कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। और नंबर का ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विद्या की रचना है। फिर नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि गोदान जो है, ये गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा कि गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 को लाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, तो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या रहेगी? नंबर का ऑप्शन दिया है कि 1938 से 1980 तक, ठीक है। और नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि 1850 से 1900 तक, ठीक है। तो 1850 1900 तक। फिर नंबर तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर का ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। सीधे आप लोगों को आंसर ही लिखाते चलिए, ठीक है। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग अगर लिख सकें तो आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जितना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। देखिए शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, नंबर का ऑप्शन दिया डॉक्टर नगेंद्र, नंबर का ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर नंबर का ऑप्शन दिया बाबू गुलाब राय और नंबर का ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो बाबू गुलाब राय जो है ये आपका सही हो जाएंगे, ठीक है। तो बाबू गुलाब राय ये आपका सही हो जाएंगे कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, ठीक है। तो बाबू गुलाब राय जो है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? नंबर का ऑप्शन कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि पंडित नंद दुलारी वाजपेयी और नंबर का ऑप्शन है कि विकल्प का व खा दोनों। और इसमें देखिए क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए नंबर का ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नंबर का को सही कर लीजिएगा, नंबर का आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंबर का व खा दोनों, मतलब का और ये जो खा दोनों हैं ये आपके दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन है? ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लें। अब देखिए छायावदोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो छायावदोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो छायावदोत्तर युग में रामधारी सिंह दिनकर को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर आपके सही हो जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए अब हम बात करते हैं कि कलम का सिपाही देखिए प्रश्न नंबर 11 को देखिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? नंबर का ऑप्शन कह रहा है अमृत राय, फिर नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? गुलाब राय, और नंबर का ऑप्शन कह रहा है मुंशी इंसा अल्लाह खां, और नंबर का ऑप्शन दिया वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। तो इसमें देखिए नंबर अब देखिए अमृत राय जो है ये आपके सही हो जाएंगे, अमृत राय को सही कर लीजिएगा, अमृत राय आपके सही हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये देखिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम क्या करें आप लोगों को इनके जो आंसर है लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऐसा करिए, देखिए इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और देखिए ये भी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तो आप लोग क्या करिए अब हम आपको इनके पहले आंसर ही लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला देखिए प्रश्न क्या है, आप लोग जल्दी जल्दी से नोट करना स्टार्ट कर दिए। देखिए हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक हैं। हो सकता है अगर
इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न जो इंपॉर्टेंट ना हो वो भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए रामवृक्ष बेनीपुर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि त्याग पत्र, ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को देखिए। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो त्याग पत्र जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, त्याग पत्र जो है उपन्यास विधा की रचना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 14 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम उन पर पहले से ही बता देंगे। ठीक है, तो देखिए हरिकृष्ण प्रेमी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से शुक्ल युग के नाटककार कौन है? तो हरिकृष्ण प्रेमी हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जो है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हो जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि जो अर्धनारीश्वर है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? जिसमें देखिए नंबर का ऑप्शन दिया है विष्णु प्रभाकर और नंबर का ऑप्शन दिया है प्रेमचंद। नंबर का ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, फिर नंबर का ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद और नंबर का ऑप्शन दिया है चतुर्सेन शास्त्री। तो विष्णु प्रभाकर जो है ये अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर कौन हो जाएंगे? तो विष्णु प्रभाकर जो होंगे ये अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। अब देखिए सबसे सबसे अब देखिए ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए कि गोदान किस युग का उपन्यास है? प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिए कि जो गोदान है, ठीक है, कि जो गोदान है ये किस युग का उपन्यास है? तो गोदान जो है ये शुक्ल युग का उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो गोदान जो है उस शुक्ल युग का उपन्यास हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं कि अथाह सागर, ठीक है, अथाह सागर के लेखक कौन है? तो अथाह सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अथाह सागर के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। तो अथाह सागर के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। और आगे बात कर लेते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है, जो बिल्कुल भी सही हो वही पर टिक लगाना है। तो देखिए मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर सीधे चलते हैं अब हम 23 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 23 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, प्रश्न नंबर 23 जो है इंपॉर्टेंट है कि लहरों के राजहंस, ठीक है, कि लहरों के राजहंस लेखक का नाम क्या है? तो नंबर का ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, नंबर का ऑप्शन दिया है गुलाब राय और नंबर का ऑप्शन दिया है प्रेमघन और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये वाला प्रश्न और ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो तौलिए जो है ये किस विद्या पर आधारित है? तो जो तौलिए जो है किस विद्या पर आधारित है? जिसमें से नंबर का ऑप्शन दिया नाटक और नंबर का ऑप्शन दिया निबंध और नंबर का ऑप्शन दिया एकांकी और नंबर का ऑप्शन दिया कहानी। ठीक है, तो एकांकी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एकांकी को सही कर लीजिएगा। अब देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, तो सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 देखिए कि निम्न में से नाटक विद्या के लेखक हैं। निम्न में से नाटक विद्या के लेखक हैं, जिसमें से नंबर का ऑप्शन दिया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और नंबर का ऑप्शन दिया है श्रीनिवास दास और नंबर का ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र कुमार और नंबर का ऑप्शन दिया है कृष्णा सोबती। तो बद्री नारायण जो हो जाए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट है और देखिए और भी इंपॉर्टेंट है अभी आपके, क्योंकि आपको यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ पर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्योंकि हम आपके यहाँ 20 नंबर कंप्लीट करवाएंगे, तो जितने से जितने प्रश्न हो सकेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, सारे के सारे प्रश्नों को नोट भी करते चलिए। देखिए यहाँ पर करेंगे कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो कृति कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नंबर का ऑप्शन क्या दिया है? जयशंकर प्रसाद को ही सही कर देना। ठीक है, अगर ये पेपर में प्रश्न आ जाए तो जयशंकर प्रसाद को ही सही कर लेना। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट 33 है। 33 जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। 33 कह रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? जिसमें से नंबर का ऑप्शन दिया है ठूठा आम दिया है और फिर दिया है नंबर का ऑप्शन दिया है ठेले पर हिमालय फिर नंबर का ऑप्शन दिया है कि दृष्टिकोण। ठीक है, तो दृष्टिकोण नंबर का ऑप्शन दिया, फिर नंबर का ऑप्शन दिया है कि नदी के द्वीप। तो ठूठा आम जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए हरि भाव ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 रस मीमांसा। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि रस मीमांसा के लेखक हैं, रस मीमांसा के लेखक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका देखिए हम आप लोगों को आंसर लिखाते हैं। देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, नंबर का ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो नंबर का ऑप्शन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और फिर और आगे बात करते हैं कि नंबर का ऑप्शन दिया है गुलाब राय, ठीक है। तो गुलाब राय दिए हैं भगवत शरण उपाध्याय और जयप्रकाश भारती। तो जयप्रकाश भारती दिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही आपके सही हो जाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सही कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि राज्यश्री जो है, ठीक है, तो राज्यश्री के रचनाकार का नाम बताना है कि राज्यश्री के रचनाकार का नाम क्या है। तो राज्यश्री के रचनाकार का नाम भी जयशंकर प्रसाद ही होंगे। और राज्यश्री के लेखक कौन है, तो राज्यश्री के लेखक जयशंकर प्रसाद ही रहेंगे, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, जिसमें से नंबर का ऑप्शन दिया कि मेरा जीवन प्रवाह, और नंबर का ऑप्शन दिया मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं जो है यही आपका सही हो जाएगा, मेरी असफलताएं को सही कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए और आगे बात कर लेते हैं। आप देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और हैं टॉपिक जो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना। देखिए आप देखिए ये अब हमने यहाँ पर देखिए आधुनिक काल से प्रश्न उठाया है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में सीधे 20 की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए प्रश्न देख लेते हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमको प्रयोगवाद की दो विशेषताएं बतानी है। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं, लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, लिख लीजिएगा इन दोनों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021-22 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए घोर व्यक्तिका और यथार्थवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। और ये देखिए जो प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या करें। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। तो द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएगा, तो नंबर का ऑप्शन दिया है कि मैथिली शरण गुप्त। तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त को ही सही कर लीजिएगा, यही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त आपके सही हो जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि साकेत महाकाव्य है, ये रचना किसकी है। जो साकेत महाकाव्य की जो रचना है वो किसने की है, तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, तो इसके भी राइट आंसर हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो इसके भी आंसर हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। अब ये देखिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक आपके राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा हो जाएंगे छायावादी युग के प्रमुख लेखक। कुमकुम किस विद्या की रचना है, देखिए कुमकुम किस विद्या की रचना है, तो कुमकुम जो है ये कविता ग्रह की रचना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर सीधा 27 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 जो है इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 28 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोगों को तैयार कर लेना है, देखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि प्रगतिवादी की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो प्रगतिवादी की दो प्रवृत्तियां जो हैं सौंदर्य भावना, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, जिसमें नंबर गा और खा ये दोनों देखिए ये दोनों सही हो जाएंगे, इन दोनों को सही कर लीजिएगा। फिर देखिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो छायावाद की दो प्रवृत्तियां बतानी है, तो नंबर गा जो है और खा ऑप्शन है, इन दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर गा और खा ऑप्शन जो है ये दोनों सही हो जाएंगे कि निम्न में से दो प्रवृत्तियां कौन सी तो बतानी है यहाँ पर, और इन दोनों को सही कर लीजिएगा, यही दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। फिर देखिए और अगर हम आगे बात कर लेते हैं, देखिए फिर यहाँ पर देखिए कि निम्न में से रीत काल की कलाविधि है। तो रीत काल की कलाविधि कितनी हो जाएगी, तो रीत काल की जो कलाविधि है वो 1643 से 1843 तक हो जाएगी, ठीक है। तो रीत काल की यही कलाविधि हो जाएगी। फिर प्रश्न नंबर सीधे 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर सीधे 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से रीत काल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो रीत काल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि विकल्प का व खा दोनों, मतलब का और खा दोनों ही ये रीतिकाल की प्रवृत्तियां हो जाएंगी। तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं कि श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ठीक है। तो काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके नहीं बचे हैं। तो अगर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अब ये देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को तैयार करके जाना है। जिस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रयोगवादी युग की कलाविधि है, तो प्रयोगवादी युग की कलाविधि क्या हो जाएगी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवादी युग की कलाविधि कितनी हो जाएगी, तो 1943 से 1953 तक हो जाएगी, ठीक है। तो 1943 से 1953 तक हो जाएगी। फिर अगर हम और आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट है कि छायावादी युग का कवि है। तो छायावादी युग का कवि कौन हो जाएगा, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। तो छायावादी युग के कवि जो हो जाएंगे वो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, ठीक है।
फिर सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से रीति काल के प्रमुख दो कवि बताने। तो प्रमुख दो कवि कौन है? तो प्रश्न का व खा दोनों सही हो जाएंगे, पद्माकर और बिहारी। पद्माकर और बिहारी जो है ये दोनों किस युग के कवि हैं? तो पद्माकर और बिहारी जो है ये दोनों प्रश्न नंबर कहाँ गया? प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से रीति काल के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा? पद्माकर और बिहारी, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। फिर सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं कि यामा की रचयिता कौन है? तो यामा की रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता हो जाएंगे महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को सही कर लीजिएगा, ये यामा के रचयिता हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए आपके कितने नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर देखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपके कुल टोटल 56 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर टोटल 56 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ अब हम स्क्रीन पर लाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे किन के बारे में। अब देखिए ये यहाँ से आपके 14 नंबर आपके पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके 14 नंबर पूछे जाएंगे, जैसे आपका रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, साथ ही साथ में आपका जो समास है, ठीक है। तो समास हो गया आपका तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द और संधि विच्छेद। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनको और थोड़ा सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 14 नंबर आपके बन जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे किसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रस क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग में डालेंगे रस और रस के बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं और प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। तो रस को पहले लिख लीजिएगा और हम आपको यहाँ समझाते हैं कि रस जो है आपके पेपर में किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए नंबर का ऑप्शन दिया कि देखिए प्रश्न में हमसे क्या कहा जाएगा कि हास्य अथवा करुण रसों में से किसी एक रस का स्थायी भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। तो उसका उदाहरण भी देना है। फिर देखिए अथवा करके, ठीक है। फिर या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है, या फिर हमसे हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। या फिर हमसे कह सकता है कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर लिखेंगे हास्य रस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हास्य रस और हास्य रस के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हास्य रस के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे और देखिए हास्य रस में क्या क्या आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस ऊपर हेडिंग में डालेंगे, क्या ऊपर डालेंगे हास्य रस और हास्य रस की परिभाषा लिखना स्टार्ट कर दें कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है, ठीक है, वही हास कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का अगर हम आकार देख लें और उसका जो वेशभूषा है, विनोद है, वो अगर हम उसका देखकर अगर हमारे शरीर में कोई भी अगर, ठीक है, उसको देखकर हृदय में जो हमारा विनोद का भाव जो उत्पन्न होता है वही हमारा हास कहलाता है। तो उसी को हम हास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भाव और आगे बात कर लेते हैं कि यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है, ठीक है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। तो हमें यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण में आप लोगों को ये वाला उदाहरण आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। इस उदाहरण को आप लोगों को लिख देना है, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। फिर बात कर लेते हैं कि गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारी। है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंजे तिहारी कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे। इस तरह से आप लोगों को इसका जो उदाहरण है इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ भी सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखिए ये आपका कंप्लीट हुआ, हास्य रस आपका कंप्लीट हुआ और हास्य रस को आप लोगों को तैयार करके जाना है। अगर हास्य रस अगर आप लिख के पेपर में ना पूछा है तो आपके पेपर यहाँ पर करुण रस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि करुण रस क्या होता है। देखिए अब करुण रस की परिभाषा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब करुण रस जो है काफ़ी छोटा है और आप लोगों को जल्दी तैयार हो जाएगा।
तो करुण रस जो है ये पूछा भी जाता है पेपर में, करुण रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए बात करते हैं कि करुण रस का जब स्थायी भाव शोक होता है, अब देखिए शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब किसकी स्थापना होती है, तब किसकी निष्पत्ति होती है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और ये वाला आप लोगों को उदाहरण लिख देना है, ठीक है। ये वाला उदाहरण आप लोगों को लिख देना है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न तुमने जगदीश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो श्रवण कुमार है, ठीक है, श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी जो माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस तरीके से यहाँ पर श्रवण की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो माता जी हैं वो उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए रस आपके कंप्लीट हुए और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ कितने अलंकार, आप लोगों को क्लास 10 में सिर्फ आप लोगों को उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा इन तीनों अलंकारों को याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये तीनों अलंकार अगर आप लोगों को तैयार हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे अंक आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों को इन तीनों अलंकारों को तैयार करके चले जाना। तो सबसे पहला अलंकार आता है मेरा उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उपमा अलंकार क्या होते हैं। तो देखिए उपमा अलंकार क्या होते हैं, अब आप लोगों को यहाँ पर पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि जो राधा के जो चरण है वो गुलाब के समान कोमल है, सिर्फ इतना ही लिख देना, ठीक है, और आगे इतना मत लिखना। आप लोग क्या करें, उपमा अलंकार में यहाँ से लेके यहाँ तक परिभाषा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग परिभाषा लिख देना, बस आप लोग इतना ही रखना, ठीक है। तो देखिए जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य, मतलब कि एक जो व्यक्ति की अगर हम किसी अन्य व्यक्ति से तुलना करें तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम अब देखिए नेक्स्ट जो, अब इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए अगर आप लोग वो उदाहरण ना लिखें तो इसके अन्य उदाहरण है कि यहीं कहीं पर बिखर गई हुए फगन विजय माला सी। नंबर सेकेंड उदाहरण दिया है कि आहुति सी कीरे चढ़ी चिता पर और चमक उठी ज्वाला सी। फिर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि तम के तागे सी जो हिल डुल चलती लघु पद पल पल मिलजुल जुल, ठीक है। तो इनको भी आप लोगों को तैयार कर लेना। अब देखिए रूपक अलंकार, अब रूपक अलंकार के बारे में बात कर लेते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है। तो रूपक अलंकार के बारे में बात कर लेते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात के बारे में बात कर लेते हैं कि उपमान में अभिन्नता, मतलब अभिन्नता प्रकट की जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम समझ लेते हैं कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे मन सागर मेरा लहराता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयार करने लेना है, रूपक अलंकार की परिभाषा भी याद कर लेना है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर हम परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार को और तैयार कर लेना, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आप लोग क्या करना है, इसका ये वाला उदाहरण सिर्फ इतना ही तैयार कर लेना, ठीक है। इतना ही उदाहरण आप लोग तैयार कर लेना। हो सके तो आप लोग इसका स्पष्टीकरण भी लिख देना, ठीक है। स्पष्टीकरण आपके पेपर में अगर पूछा है तो आप लोग स्पष्टीकरण भी लिख देना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए कितना, और फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने प्रत्यय रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय के बारे में बात करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रत्यय को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय में आप लोगों से हम कहेंगे कि सीधे सीधे आप लोग प्रत्यय में लिखना स्टार्ट कर दें। तो प्रत्यय क्या होते हैं, देखिए जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं, मतलब अंत में शब्द जुड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, ठीक है। इन प्रत्ययों में से आप लोगों को क्या करना है कि आई। अब देखिए आई मतलब कि अंत में जुड़ रहा है। देखिए आई जो होता है वो अंत में जुड़ जाता है, जैसे चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, ठीक है, अंत में देखिए आई जुड़ जाती है। देखिए त्वा जो है तव देखिए अंत में जुड़ रहे हैं, बंधुत्व, मृदुत्व, लघुत्व। इस तरीके से आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए आप लोग आसानी से आंसर लिख सकते हैं। देखिए ता का देखिए क्या कह रहा है, सुंदरता, सज्जनता और दुर्जनता, ठीक है। फिर मधुरता लिखा है, मानता, लघुता, मतलब अंत में ता जोड़ा गया। फिर देखिए पन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पन में देखिए कि आपका कह रहे बचपन, लड़कपन, भोलापन, है ना। और आगे बात कर लेते हैं कि जैसे बड़प्पन, पागलपन हो गया, ठीक है। फिर हम बात कर लें आवा के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे आपका पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा और चढ़ावा।
फिर हम बात कर लेते हैं 6 नंबर को, देख लेते हैं कि आहट हट, ठीक है, तो घबराहट और जगमगाहट हो जाएगा। आवट को देख लेते हैं, आवट क्या हो जाएगा, तो आवट का हो जाएगा आपका सजावट, मतलब कि अंत में वही शब्द जोड़ा जा रहा है। देखिए अंत में, देखिए आवट को अंत में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग के पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। मेरी उम्मीद है आप लोग आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उपसर्ग आपके कंप्लीट हुए, सॉरी प्रत्यय आपके कंप्लीट हुए। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से, अब आप लोगों को उपसर्ग आप लोगों को कौन कौन से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो अब देखिए उपसर्गों के बारे में बात करेंगे। अब हम कौन कौन से ऐसे उपसर्ग हैं जो आप लोगों को पेपरों में तैयार करके जाना है, ठीक है। तो उपसर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट उपसर्ग, ठीक है, जो आप लोगों को पेपर में जरूर तैयार करके जाना है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे होते हैं जो वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, मतलब शब्दों के पहले जुड़े जाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दों के पहले जुड़े जाते हैं। तो कुछ सबसे पहले हम आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। जैसे देखिए अन हो गया, अन देखिए अनवसर, अनौरस, अनुकूलन, अनुचित, मतलब कि अब देखिए अनुचित, देखिए मतलब कि सबसे पहले किसमें क्या हो रहा है कि अन जो है सबसे आगे जोड़ा जा रहा है। देखिए अन जो है सबसे आगे जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अनौपचारिक, अनादि, अनर्थ, अनंत, देखिए आगे जोड़े जा रहे हैं। अब देखिए अप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अप का देखिए अपकार हो गया, अपवाद हो गया, अपकीर्ति हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों से अगर यहाँ से अगर आप लोगों से उपसर्ग और प्रत्यय अगर आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, देखिए अनु हो गया, निस हो गया, ठीक है, अनु हो गया, निस हो गया। तो इनका आप लोग आंसर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि अनु का हो गया, जैसे अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुगामी, ठीक है। तो आप लोग इनका आंसर तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो लिखाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये बहुत ही सरल होते हैं, जो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए और अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पर्यायवाची हैं। अब आप लोग क्या करिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आपका नरक। देखिए नरक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नरक को मत याद कर लेना, ठीक है। नरक के बाद आप लोगों को कौन कौन सा तैयार करके जाना है। जैसे आपका देखिए पंडित हो गया, पंडित का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, तो पंडित का जैसे विद्वान हो गया, प्राज्ञ हो गया, बुद्धिमान हो गया, धीमान हो गया, वीर हो गया, सुधी हो गया, ठीक है। तो ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हो गए। और आगे बात कर लेते हैं आप लोगों को पक्षी के पर्यायवाची शब्द। अब देखिए पक्षी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द जैसे खग हो गया, नभचर हो गया, विहग हो गया, विहंगम और पतंग, संकुत, अंटज, ये किसके, ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोगों को यहाँ पर पूरे पर्यायवाची शब्द नहीं लिखने, आप लोगों से पेपर में सिर्फ 2 पर्यायवाची शब्द आप लोगों से लिखने के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को इनमें से पंडित पर टिक कर लीजिए। पंडित को इन जितने भी हम आप लोगों को पढ़ाते चल रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, सबको नोट करते चलना है। देखिए ये पर्वत है, पर्वत ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्वत आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं गिरि, पहाड़, शैल, नग, आंचल, महीधर, धराधर और भूधर। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर देखिए और आगे बात कर लेते हैं। और देखिए नेक्स्ट जो है आपका पृथ्वी। अब हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे। तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा जैसे आपका वसुंधरा, वसुधा, अवनी और धरती, धरा, भूमि, ठीक है। तो आप लोग इनका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि बादल, ठीक है, फूल और बादल, इन दोनों को और तैयार कर लेना, ठीक है। तो फूल और बादल, इन ये दोनों पर्यायवाची शब्द और तैयार करके चले। जैसे फूल का पर्यायवाची शब्द होगा आपका जैसे पुष्प हो गया, सुमन हो गया, कुसुम हो गया, मंजरी हो गया, ठीक है। तो बादल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, जैसे मेघ, जलद, नीरद, जल घन, वारिद, पयोद, जलधर, अंबुज। जितने भी हम आपको पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताते चल रहे हैं तो आप लोग लिखते भी चलिए, ठीक है। और आप लोग लिखते भी चलिए। जैसे आपका माता का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। माता का देख लीजिए जैसे जननी, माँ, मात, मैया, आम्बा, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना। फिर ऐसे और इम्पोर्टेंट हैं। और पर्यायवाची शब्द तो वैसे बहुत हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ वही पर्यायवाची शब्द करा रहे हैं जो सिर्फ आपके पेपर में पूछे जाने लायक हैं। अब यहाँ पर देखिए वानर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो वानर का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, ठीक है। तो वानर का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे आपका बंदर हो गया, कपी हो गया, हरी हो गया, मरकट हो गया, ठीक है। तो ये वानर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरीके से आप लोग को कुछ इतने ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द। कुछ और देख लीजिए, जैसे विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो गया, जैसे विष्णु के देख लेते हैं कि नारायण हो गया, जनार्दन और चक्रपाणि, माधव, केशव, दामोदर, ठीक है। अब सीधे हम बात करते हैं सूरज का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। सूरज देख लिए इंपॉर्टेंट है।
सूरज और समुद्र, ठीक है। सूरज और समुद्र के बारे में बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भानु, भास्कर, सूर्य, दिनेश, दिनकर, आदित्य, ठीक है, और प्रभाकर। अब समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? समुद्र का नहीं, सीधे आप लोग हाथी का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। हाथी जो है इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जैसे दंती, कुंजर, द्विप, मतंग, हस्ती, गज, करी, ठीक है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए आप लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर स्टार्ट करिए, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द याद कर लेना, और आँख का पर्यायवाची शब्द याद कर लेना, इंद्र का पर्यायवाची शब्द याद कर लेना, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। और हम बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से लिखना स्टार्ट कर लीजिए। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द तैयार कर लेना, ठीक है। कमल के बाद आप लोग क्या तैयार कर लेना? गौ, ठीक है। गौ और घर, गौ और घर और चांद, ये तीनों पर्यायवाची शब्द तैयार कर लेना, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है। देखिए जंगल और जल, ठीक है, तालाब, ठीक है, इन सब के पर्यायवाची शब्द तैयार कर लेना। देखिए अब देखिए दिवस, दिवस को भी याद कर लेना और नदी को भी याद कर लेना, ठीक है। तो नदी भी आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नदी को भी तैयार कर लेना। सो देखिए आज की इस क्लास में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप आपके कितने, अगर आप लोग इतना ही अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोग इतना ही अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपके पेपर में स्टूडेंट्स आप मान लीजिए कि आप लोग आसानी से आप लोग 65+ नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।